दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, जब भी ये सवाल उठता है तो दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े नंबर्स, एडवांस्ड हथियार या फिर देशों के भारी भरकम बजट। लेकिन असल में आज की दुनिया में मिलिट्री पावर को समझना इतना भी आसान नहीं है। ये कहीं ज्यादा पेचीदा। तो फिर असली सवाल यह है कि 21वीं सदी में किसी भी सेना को ताकतवर बनाता क्या है? क्या सिर्फ सबसे बड़ी फौज होना काफी है? नहीं, असली ताकत इसमें है कि दबाव में कौन लड़ सकता है, कौन टिक सकता है और हां, कौन जीत सकता है। तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। किसी भी देश की सेना को रैंक करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर हम आज सैन्य शक्ति को नापते कैसे हैं, इसके पैमाने क्या हैं। देखिए, मॉडर्न मिलिट्री पावर ना किसी एक चीज पर निर्भर नहीं करती। ये कई चीजों का एक बैलेंस है। जैसे कि सबसे पहले तो पैसा, यानी डिफेंस बजट, फिर आती है टेक्नोलॉजी और एयर पावर, आसमान में किसका कंट्रोल है, समंदर पर किसकी पकड़ है, और बहुत जरूरी लॉजिस्टिक्स, यानी अपनी फौज तक सामान पहुंचाने में कौन माहिर है। इसके अलावा असली लड़ाई का अनुभव, न्यूक्लियर क्षमता और हां, दुनिया भर में आपके दोस्त यानी अलायंस, ये सब मिलकर असली ताकत बनती है। तो ठीक है, अब जब हमने पैमाने समझ लिए हैं तो चलिए इन्हीं फैक्टर्स पर दुनिया की बड़ी मिलिट्री पावर्स को परखते हैं। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स। यहां हर चीज बड़े स्केल पर है। दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस बजट, सबसे एडवांस्ड एयरफोर्स और नेवी, और कई दशकों का युद्ध का अनुभव। ये कॉम्बिनेशन इसे एक अलग ही लीग में रखता है। असल बात यह है कि टेक्नोलॉजी और ग्लोबल प्रोजेक्शन, यानी दुनिया में कहीं भी किसी भी वक्त सटीक हमला करने की काबिलियत में अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं है। अब आते हैं चीन पर। चीन ने जिस रफ्तार से अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज किया है वो कमाल है। एक तरफ इनके पास दुनिया की सबसे बड़ी एक्टिव आर्मी है, साथ में एक बहुत ही पावरफुल मिसाइल सिस्टम। ये इनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन एक रियलिटी चेक भी है। हाल के दशकों में चीन के पास असल लड़ाई के अनुभव की कमी साफ दिखती है। अब बात रूस की। एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल और लड़ाई का अच्छा खासा अनुभव। ये रूस को एक मेजर मिलिट्री पावर बनाता है। लेकिन यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को एक आईना दिखाया है। इसने साफ कर दिया कि जहां रूस की फायर पावर, उसकी मारक क्षमता जबरदस्त है, वहीं लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन जैसी बेसिक चीजों में उसकी कमजोरियां भी खुलकर सामने आई हैं। और अब भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी और बैलेंस्ड सेनाओं में से एक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। हिंद महासागर और अपने पड़ोस में इसकी स्थिति इसे एक बहुत जरूरी खिलाड़ी बनाती है। भारत का फोकस आमतौर पर अपनी डिफेंसिव ताकत, क्षेत्रीय स्थिरता और सेना के मॉडर्नाइजेशन पर रहता है। अगला है यूनाइटेड किंगडम। यूके की सेना साइज में भले ही छोटी लगे, लेकिन इसको कम नहीं समझना चाहिए। ये बेहद प्रोफेशनल, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और बहुत ज्यादा स्किल्ड है। खासकर इनकी नेवी और स्पेशल फोर्सेस, इनकी गिनती दुनिया के बेस्ट में होती है और इसी वजह से ये कहीं भी बहुत तेजी से तैनात हो सकते हैं। अब फ्रांस की बात करें। फ्रांस की पहचान है उसकी इंडिपेंडेंट डिफेंस पॉलिसी। एक मजबूत एयरफोर्स और न्यूक्लियर क्षमता के साथ फ्रांस किसी पर निर्भर नहीं है। वो अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, यानी फैसले लेने की आज़ादी बरकरार रखता है और जरूरत पड़ने पर इनके पास ग्लोबल इंटरवेंशन की भी ताकत है। ओके, अब तक हमने पारंपरिक सेना की बात की, लेकिन अब एक ऐसे फैक्टर पर आते हैं जो पूरे खेल को ही बदल देता है। परमाणु हथियार। ये मॉडर्न पावर बैलेंस में एक बिल्कुल अनोखी और निर्णायक भूमिका निभाते हैं। देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स कोई नॉर्मल हथियार नहीं है। इनका असली मकसद है डिटरेंस। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में, हमले। परमाणु हथियार युद्ध लड़ने के लिए हैं ही नहीं, वो युद्ध को रोकने के लिए हैं। बस यही इनके होने का एकमात्र कारण है। चलिए अब थ्योरी से निकलकर थोड़ा प्रैक्टिकल पर आते हैं। आजकल के संघर्षों में सेनाएं असल में प्रदर्शन कैसा करती हैं और हमें इससे क्या प्रैक्टिकल सबक मिल रहे हैं। तो फिर असली युद्ध में बेस्ट कौन है? इसका जवाब साफ साफ कहूं तो सीधा नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि युद्ध हो कहां रहा है और किसके खिलाफ हो रहा है। हर पावर की अपनी एक स्पेशलिटी है। अमेरिका ग्लोबल ऑपरेशंस और सटीक हमलों में बेस्ट है। रूस भारी गोलाबारी में माहिर है, लेकिन हां, लॉजिस्टिक्स में संघर्ष करता है। चीन कागज पर बहुत ताकतवर है, लेकिन मॉडर्न युद्ध में अभी तक अनटेस्टेड है। और भारत डिफेंसिव और मुश्किल ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध करने में माहिर है।
रूस यूक्रेन जैसे मॉडर्न संघर्षों ने ना कुछ बहुत साफ सबक सिखाए हैं। पहला, सिर्फ महंगी टेक्नोलॉजी जीत की गारंटी नहीं देती। दूसरा, लॉजिस्टिक्स यानी सप्लाई चेन युद्ध की रीढ़ की हड्डी है, बहुत जरूरी। तीसरा, ड्रोन्स और साइबर हमले अब युद्ध पर हावी हो चुके हैं, यही भविष्य है। और चौथा, अगर जंग लंबी खिंचती है तो वो हथियारों से नहीं बल्कि इकोनॉमिक एंड्योरेंस से जीती जाती है। तो इन सभी बातों को जोड़ने के बाद फाइनल हिसाब क्या कहता है? चलिए एक आखिरी मूल्यांकन करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, ओवरऑल सबसे ताकतवर कौन है? जब हम बजट, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल पहुंच और युद्ध के अनुभव सबको मिलाकर देखते हैं तो एक नाम साफ तौर पर सबसे आगे है, यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन रेस अभी खत्म नहीं हुई है। अगर हम भविष्य की तरफ देखें तो एक पावर है जो इस फासले को बहुत तेजी से भर रही है, और वो है चीन। ये आज की तारीख में सबसे तेजी से बढ़ती सैन्य शक्ति है। मगर जब बात आती है सबसे बड़ी विनाशकारी ताकत की, यानी परमाणु हथियारों की, तो पूरा नजारा ही बदल जाता है। इस मामले में आज भी यूनाइटेड स्टेट्स और रूस अपने विशाल जखीरे के साथ एक अलग ही लेवल पर है। और देखिए, पावर सिर्फ ग्लोबल नहीं होती, रीजनल भी होती है। और अगर हम रीजनल लेवल पर देखें तो भारत अपनी डिफेंसिव ताकत और स्ट्रैटेजिक पोजीशन की वजह से एक प्रमुख शक्ति है। अपने क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में इसका रोल बहुत अहम है। लेकिन इन सब रैंकिंग्स और कंपैरिजंस के बाद एक आखिरी सच, और शायद सबसे जरूरी सच, वो ये है कि कोई भी देश अपराजेय नहीं है। आज की लड़ाई अप्रत्याशित है, बहुत ज्यादा विनाशकारी है, और इसमें शामिल हर किसी के लिए तबाही लाती है। पूर्ण सैन्य श्रेष्ठता ये अब एक मिथक बन चुका है। और आखिर में एक बात सोचने वाली है, शायद सैन्य शक्ति का असली मकसद जंग जीतना है ही नहीं, बल्कि जंग को होने ही न देना है। क्योंकि सबसे ताकतवर राष्ट्र वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा लड़ते हैं, बल्कि वो होते हैं जो बिना लड़े स्थिरता बनाए रख सकते हैं।